अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले के अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को, पर्सनैलिटीज़ को जो है वो मदऊ किया करेंगे अपने इस चैनल के थ्रू, और उनसे उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उनके तजर्बात से रिलेटेड जो है वो मुशावरत करेंगे, बात करेंगे, और मुख्तलिफ़ जो समाजी इशूज़ हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनके ऊपर जो है हम उनकी राय लिया करेंगे। तो आज हमारे साथ जो हैं वो मेरे बहुत ही अज़ीज़, करीबी और बड़े ही ज़बरदस्त इंसान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं सरदार अहमद यूसुफ साहब। और ये जो हैं वो लाहौर में होते हैं। वैसे बैकग्राउंड में अगर बात करें तो इनसे ताल्लुक़ मेरा 2014-15 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, लाहौर में होते हैं। और ऑटो शोरूम्स, बाइक्स के डिपार्टमेंट से ख़ास तौर पे इनका जो है वो सारा मामला मुंसलिक है। तो इनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम आप? सर, क्या हाल वाल है आपका सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं हाँ, जी। अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं यही बता रहा था कि जो है वो हमने ये नया सिलसिला शुरू किया है अपने प्रोग्राम में, और मुख्तलिफ लोगों को जो है उनकी राय, उनके तजर्बात के हवाले से बुलाया करेंगे। तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे प्रोग्राम की इस प्ले लिस्ट का पहला प्रोग्राम सर आपके साथ शुरू हो रहा है। हमारे बड़ी लिए ऑनर की मेहरबानी बात सर है, बहुत आपकी, शुक्रिया। ज़रा नवाज़ी है आपकी सर, करम नवाज़ी है आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कैसे, कहाँ से तालीम का आगाज़ हुआ, कैसे होते होते और अब आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। यार मेरी सारी स्कूलिंग लाहौर से है। जी। अच्छा, और जो मेरे वालिद साहब थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ठीक। और उसके बाद 2014 में मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, डिग्री की हिस्ट्री में, मास्टर्स इन हिस्ट्री हूँ मैं। उसके बाद सही। मैंने एजुकेशन की फील्ड में थोड़ी देर काम किया। उसके बाद कोविड का जो सिनेरियो था वो मेरे लिए भी थोड़ा खराब हो गया था। उसके बाद मैंने सही। अपना बिजनेस स्विच किया और अब मैं ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में हूँ। अच्छा सरदार साहब, आपने एजुकेशन के बिज़नेस में उसको स्टार्ट किया, बिज़नेस ही कहेंगे क्योंकि वो एक बिज़नेस और साथ जी, दूसरा मामला भी ऐसे ही आता है। है। तो एजुकेशन से आप जो है बता रहे हैं कोविड की वजह से वो मुतासर हुआ और फिर आप ऑटो पार्ट्स की तरफ आए। अगर देखा जी जाए जी तो दोनों बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं एक दूसरे के। तो ये जी, ऐसे ही। बिजनेस एजुकेशन से पार्ट्स की तरफ आने की क्या वजह बनी? मतलब एजुकेशन की और डायमेंशंस को भी अगर आप टच कर लेते या किया जा सकता था, ये ज़रा हमें बताएंगे इस हवाले से कैसे? तो भाई उसमें ना जब एजुकेशन फील्ड से मैं निकल गया, उसके बाद कुछ अरसा मैं रहा हूँ अपने गांव में। जी। वहां पे हमारा एग्रीकल्चर का काम था, और उधर फिर कुछ मेरे मामलात अपनी फैमिली से खराब हो गए, तो फिर मैं वापस लाहौर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ लोगों से मशवरे किए। मेरे एक कजन का शोरूम है बाइक्स का, एक और दोस्त का भी बाइक्स का शोरूम है। तो मैं उनके पास जाता आता रहता था और बड़ा मुझे ये काम आसान लगता था। फिर उनके मशवरे से मैंने भी शुरू कर लिया। और यानी इनिशियली आपके जितने पास भी जी 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 जी, कंटिन्यू करें। मेरे पास पैसे थे वो मैंने इस पे लगाए, और अब अल्लाह का शुक्र है कि सही मामला चल रहा है। सही, यानी आप कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी इस बिजनेस में थे, जिससे जी जिनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। जी, अच्छा सरदार ऐसे। साहब, अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि क्या चीज़ें हैं आपके अंडर, क्या काम है आपका, काम की नेचर क्या सर है? मेरे पास होंडा की 2S डीलरशिप है। ठीक। उसमें हम सर्विस करते हैं और स्पेयर पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सही। तो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट कोई बंदा कंपनी से नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ डीलर खरीद सकता है। अच्छा, आपके पास तो डीलरशिप्स है। हमारे पास डीलरशिप है, हम होलसेल का काम भी करते हैं और हमारी वर्कशॉप्स भी हैं। सर इनिशियल स्टार्टिंग में कितना आपका इन्वेस्टमेंट थी, क्या कितने आपने इस पे लागत से तो सर काम ये शुरू किया स्टेप था? बाय स्टेप है। पहले हमने एक शॉप बनाई थी, उस पे हमारा अराउंड कोई 23-24 लाख रुपए लग गया था। ठीक। उसके बाद एक और शॉप बनाई थी, उसपे हमारा कोई 43-47 लाख लग गया था। माशाल्लाह। उसके बाद एक और शॉप बनाई थी, उसपे भी हमारा कोई 25 लाख रुपए लग गया था। और 1 करोड़ रुपए का हमने स्पेयर पार्ट परचेज किया था, और 2 करोड़ रुपए हमारा टोटल लग गया। माशाल्लाह, तो अभी ओवरऑल आपके 3 शोरूम चल रहे हैं लाहौर में? सर एक बंद हो गया है, उसको ठीक। पार्टनरशिप पे था, वो पार्टनरशिप हमारी टूट गई है। अब अच्छा। मेरे अपनी ओनरशिप में दो हैं।
2 जो वर्जन। आप खुद खुद उनको देख रहे जी हैं, जिसमें पार्ट्स भी हैं और ये सारी सर्विस जी वगैरह भी है। ऐसे। अच्छा, सरदार साहब, आप चूँकि चूँकि आप माशाल्लाह, मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि सरदार साहब आजकल जो हैं वो सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के थ्रू भी जो है वो पाकिस्तानी अवाम को बेसिक बिजनेस के जो टैक्टिक्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है या जो नॉलेज होनी चाहिए उसके हवाले से काम कर रहे हैं। सर, आपके लिए तो पहले दुआ है कि माशाल्लाह आपका उधर से चैनल भी ग्रो करे, पेज भी ग्रो करे, और मेन बड़ी जो मेहरबानी सर। बुनियादी मकसद है कि लोगों को एक सेंस डेवलप हो कि वो काम किस तरह करना है पता हो। तो हम अब इस तरफ बढ़ते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं, आप जितने अरसे से ये जो कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के हालात को जहन में रखते हुए आप किस बिज़नेस को प्रेफर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 25 से 30 लाख है, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मैं मेरे लिए आपका क्या मशवरा होगा, या मेरे जैसे लोगों के लिए? और एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास, फॉर बड़ा मैं जिसको समझता हूँ, हो सकता है आप ना समझते हो, जिसके पास 5-6 करोड़ रुपए हैं, उनको या क्या आप मशवरा देंगे? वो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? सर बिजनेस ना 3 इकसाम के होते हैं। जी। एक बिजनेस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक। आप खुद स्किल्ड होते हैं, एक छोटा सा काम आप शुरू कर लेते हैं और आप उससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। सही। कोई इश्यू तो नहीं हो गया स्क्रीन पे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, सही है। फिर एक बिजनेस होता है जो 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। सही। वो भी एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड ही बंदा होता है, पर थोड़ा से अच्छे लेवल पे होता है। अच्छा सरदार साहब, आपको टोक रहा हूँ, इसकी एग्जांपल्स एक एक दो दो अगर साथ देते जाएं हमारे सर इसमें मैं नाजरीन आपको को। बताऊं, एक जैसे कोई, आप देख लें एक बंदे ने पिज्जे की दुकान बना ली है। हम्म। वो पिज्जे की दुकान पे उसका 15-20 लाख रुपए लग जाएगा, जी। और उसको उस दुकान से कोई लाख 1.25 लाख रुपए आएंगे। सही। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हम्म। वो कहीं जॉब भी कर रहा होता है ना, तो वो लाख 1.25 लाख ही कमा रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल पर ऐसे ही है। यहाँ पे वो अपने बॉस की बात नहीं सुन रहा। हम्म। उसको टाइम लिमिट अटेंशन कोई कोई इश्यू नहीं है, वो फ्री है। वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, 2 दिन उसने हेल्पर रखे हुए हैं, वो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं ठीक है है। उसके ऊपर कोई। जी हाँ, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा। सही हो गया। फिर जो आ जाते हैं जिनके पास कुछ 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, होते वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। ये 5-6 करोड़ लगा के पाकिस्तान में कोई 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। मंथली मैक्सिमम कह कोई रहे हैं बहुत आप? ज्यादा। जी मंथली कह रहे हैं 3 लाख? जी, मंथली। अच्छा, 5-6 करोड़ लगा के? मंथली 4 लाख रुपया कमाना 5 करोड़ रुपया लगाकर, ये कोई ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है। अच्छा। सही। इतने पैसे बैंक से भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप बैंक में इतने पैसे जमा करा रहे हैं। सही। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जरा अच्छी किस्म है कि आपके पास पैसे हैं, आपने सारे इन्वेस्ट कर लिए और अब आप काम कर रहे हैं। सही। और जो सही बिजनेस होता है, जिसको मेरा ख्याल है कि बिजनेस वो शुरू होता है 8-9 करोड़ से। सही। उसमें आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और आप मार्केटिंग करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं, और रिटर्न रेट उसमें बहुत अच्छा मिलता है। अब इसी सबसे एक आसान सी एग्जांपल जो है, जो अब मेरी आंखों के सामने भी गुजरी है, लाहौर में चीज ये सा है। चीज हम्म। चीज से पिज्जे का ब्रांड है। जी। 2 साल पहले मेरे ख्याल से ये आए हैं। अब उनकी 2 सालों में लाहौर में ऑलमोस्ट 8 से 9 ब्रांचेज हैं, और उनका एक ब्रांच पे अबाउट कोई 4-5 करोड़ रुपया लग रहा है। अच्छा। अब देखिए, उन्होंने लाहौर के अंदर ही 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब सही। उनको उसका बहुत अच्छा रिटर्न रेट मिल रहा है। उनके कुछ 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। उनके फ्री लंगर खाने चल रहे हैं यहाँ पे। हम्म। वो तो एक अलग बहस है, पर 30 करोड़ रुपया लगा कर अब वो इतना अच्छा रिटर्न रेट हासिल कर रहे हैं। अब कोई बंदा अगर ये सोचे कि मैं 1 करोड़ या 3 करोड़ लगा कर चीजें जितना रिटर्न रेट हासिल कर लूं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। है। इम्पॉसिबल है, सही। इसलिए सरदार तीन साहब, चार करोड़ के जो बिजनेस हैं, ये थोड़े से कम प्रॉफिट में जाते हैं। आपकी बात को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा। सर स्टेट ऑफ विजडम में बिल्कुल ठीक बात है।
सही बात है। अच्छा, क्योंकि आपका टाइम कीमती है सर, आपसे हम बड़ी मुश्किल से आपसे हमने वक्त लिया है, आप बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, हम जल्दी जल्दी नहीं आगे सर। चलते हैं। अच्छा सर जी, कोई भी बिजनेस जो आपने ये तीन जी जी टाइप्स उसकी बताई हैं या तीन माइंडसेट बताए हैं, जी। इसको शुरू करने से पहले किन पॉइंट्स को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है? सर ये एक बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। लेकिन बिजनेस करना चाहिए नीड्स का। बेसिक्स बिल्कुल। नीड्स जो है ना, उससे हम पैसे खर्चते हैं। सही। अ, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसकी नीड्स और उसकी जो परचेज पावर है, हम्म। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और आपकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में, ये भी देखना चाहिए कि एक्सपर्टीज किस फील्ड में एक्सपर्टीज हो। टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी, और उनकी परचेज पावर क्या है। यानी ये एनालिसिस करके ही किसी बिजनेस में कूदना चाहिए, ये नहीं कि आंखें बंद जी, करके किसी ने कहा कि ये चल ऐसे रहा है तो वो कर लें। एनालिसिस किया, मार्केट एनालिसिस किया करना नहीं, चाहिए। एनालिसिस करना चाहिए, बहुत जरूरी है। सही। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि कोई भी बिजनेस कामयाब होता है या नाकाम होता है, उसकी कुछ रीजंस होती हैं, बुनियादी रीजंस क्या हो सकती हैं? सर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी रीजन बिजनेस खत्म होने की है, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो है। हम्म। ये ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन है। इसके अलावा जो हम बेसिक गलती करते हैं, हम बैकअप नहीं रखते। हम्म। एक बिजनेस 2 साल तक आपके घर को इनकम नहीं जनरेट करके दे सकता, वो सिर्फ सेल्फ सस्टेन्ड हो सकता है। सही। अगर सही। आप अपने घर का किचन बिजनेस में चलाना शुरू कर देंगे, तो जो आपका रनिंग कैपिटल है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और आपका बिल्कुल। बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये एक इसलिए सबसे बड़ी वजह है जो लोग ऐसे करते हैं कि काम जी चलता हाँ, है तो उससे निकालना शुरू कर लेते हैं। पैसे निकालना 3 साल तक पैसे नहीं निकालने बिजनेस से, हम्म। सही। ये एक वह काम है। और दूसरा, पाकिस्तान में एक और बड़ा इशू है, वो है लेबर। हम्म। लेबर इस किस्म के ब्लेंडर कर देती है कि बिजनेस उस नुकसान को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी भी कोई अगर एग्जांपल आप दें तो बड़ा अच्छा हो है जाएगा। मेरे मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस है। मेरा जो अपना बिजनेस है, हमारे मैकेनिक्स बहुत बार मोबाइल ऑयल डालते हैं नीचे से, वो जो मोबाइल ऑयल का जो होता है नट, वो नहीं बंद करते, वो निकल जाता है साथ ही वो ट्रक में। निकल जाता है। अब जो कस्टमर है, वो तो नहीं उसने तो करेगा इतना। मुझे बुरा भला कहना है, उसने उस मैकेनिक को तो कुछ नहीं कहना है। उसने उस आपके पूरे उस सेटअप को ही कहना है कि नहीं इनको काम उसने नहीं कहा आता, जी वो नहीं इन्होंने ही आएगा। कर दिया है, हाँ, वो नहीं आएगा दोबारा। वो नहीं आएगा दोबारा। ये सही बड़ी है। सादी सी एग्जांपल दी मैंने आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब जैसे अगला क्वेश्चन तो मेरा था ही यही कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मामलात हैं बिज़नेस के हवाले से, वो आपने काफ़ी हद तक बता भी दिया कि अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल सिचुएशन कभी ऐसी हो जाती हैं, टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट या और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक अच्छा या एक उससे कम का लेवल का बिजनेसमैन भी जो है वो यही कोशिश कर रहा होता है कि इससे बेहतर है कि वो कुछ और कर ले, कोई और काम कर ले, वो प्रॉपर बिजनेस ना शुरू करे। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आती रहती हैं, ये हर बंदे को टारगेट करती हैं, हर बंदे को हिट करती हैं, या कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बच जाते हैं, जो फिर भी काम कर रहे होते हैं? नहीं सर, बिजनेस बहुत सारे बच जाते हैं। ठीक है। टैक्स नेट में जब तक आप नहीं आते, आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है। एफबीआर एज सच कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। जो गवर्नमेंट के इदारे आपको तंग करते हैं, वो लोकल बॉडीज के इदारे होते हैं। बल्दिया वगैरह जैसे। जी हाँ, वो आपको ज्यादा तंग करते हैं। टैक्स का इतना इशू नहीं होता, वो आपने कमाना है तो देना है। बल्दिया के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट आपको तंग करेगा। हम्म। आपको जो हमारे इधर लाहौर में एलडीए है, हम्म। एलडीए वाले तंग करेंगे। फिर टाउन टाउन मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले आके आ जाएंगे कि जी ये कर दें वो कर दें। सही। डेंगी वाले आ जाएंगे। हम्म। फिर वो फायर ब्रिगेड का एक डिपार्टमेंट है जी, फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होने चाहिए। अब आप अच्छा। बताएं, एक बंदा जो महीने का 80,000 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से अब मेंटेन उसको आप करेगा? कहेंगे इधर 1 लाख रुपए का फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रूमेंट लगवा लो, नहीं, वो वो पॉसिबल नहीं लगाएगा? है। नहीं। कभी भी नहीं लगाएगा। बिल्कुल। सही। ठीक है अच्छा सरदार साहब, मुझे ये अब बताएं थोड़ा सा आप कि जो डिजिटल मार्केटिंग है आज के दौर में बिजनेस के लिए किस हद तक ज़रूरी है, कितना होना सर। ज़रूरी है? ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? सर जो बिजनेस
इस वक्त ऑनलाइन नहीं है ना, वो जी। अगले 3 सालों में खत्म हो जाएगा। सही। इतना जरूरी है। हम्म। आपको मार्केटिंग के लिए ना, जो हमारी जो फिजिकल मार्केटिंग होती है जी वो जी। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जी। बैनर्स बनाने पड़ते हैं, फ्लैक्स बनाने पड़ते हैं, हम्म। और उसको बड़ी एक खास किस्म की ऑडियंस देखती है। ऑडियंस देख अब और उसके लिए फेसबुक और टीम भी टिकटॉक चाहिए हर बंदा काम यूज करने कर के रहा लिए। है, और ये बड़ी हाँ। चीप मार्केटिंग है, हम्म। और यहाँ से लीड्स ज्यादा आसानी से जनरेट हो जाती है। सही। अच्छा, इसी से ही जुड़ता हुआ मेरा एक अगला सवाल है, और बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स का सिस्टम है, जैसे मुख्तलिफ उसमें कंपनीज़ हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा वगैरह है, या बैंकिंग ऐप्स हैं, ये आज के दौर में बिज़नेस को ईजी बना रही हैं या मुश्किल बना रही हैं? इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपकी शक्ल में ऑनलाइन पेमेंट्स का? और कैशलेस जो है वो मामला, करेंसी ना हो जिसमें नोट ना हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कि जैसे इंडिया में मॉडल है वो पेपाल है या जैसे भी उनकी चल रही हैं, तो आप इसको पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? क्योंकि हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। सर, आप क्या कहते हैं? ये दो चीजें हैं। हम्म। किसी भी मुल्क की अब जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो उसी मुल्क की करेगी जिसकी कैशलेस इकोनॉमी होगी। सही। क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स नगर में आ जाएंगे ना। हम्म। ठीक हो गया। अब जहाँ तक ये जो जैज कैश और इजी पैसा और बैंक्स के मामला आते हैं, इनमें कुछ रिलायबल है और कुछ नहीं है। कई बार इसमें इस किस्म के फ्रॉड हमारे साथ हुए हैं कि एक बंदे ने हमें स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैंने आपको 17,000 रुपया सेंड कर दिया। अच्छा। मैं उस वक्त किसी मीटिंग में था। मेरे फोरमैन ने देखा कि जी स्क्रीनशॉट आ गया, उसने उसको भेज दिया। हम्म। हमें पैसे नहीं आए। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट फेक सिर्फ उसने बनाया हुआ बनाया था, हुआ था। बनाया ओहो। हुआ था। ओहो हो। पेमेंट आई नहीं और वो उधर से उसने पेमेंट अपने आई पैसे नहीं, वो वगैरह कर। चला भी गया। वैसे हाँ। जितने हमारे नकली नोट यूज होते हैं उससे बेहतर है, या नोट खराब हो जाते हैं, कि आप ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन पे जाएं, पर उसमें एहतियात करें। सही। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं कि नहीं। यानी आप कंफर्म हर दफ़ा करें, भले हर स्क्रीनशॉट आया जी लेकिन हाँ, अकाउंट कंफर्म करें। जी हाँ, बिल्कुल। और सही। ये आसान है, ये बिजनेस को बहुत ज्यादा आसान करता है, और बहुत ज्यादा इसको ना कंफर्टेबल बना देता है किसी भी ट्रांजेक्शन को। सही। इससे एफर्ट भी कम होती है। एक बंदे ने अगर कैश लिया हुआ है, वो सुबह जाएगा बैंक में जमा कराएगा। हम्म। अब अगर उसको ऑनलाइन बैंक में पैसे आ गए तो उसका वो टाइम भी बच जाएगा। वो भी बच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। सॉरी, ऐसे है। अच्छा सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, हम इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। आखिरी कोई टिप, कोई भी ऐसी कोई बात या कोई भी मैसेज जो आप मेरी या अपनी या ओवरऑल ऑडियंस को देना चाहते हो किसी भी हवाले से, तो प्लेटफॉर्म है आपके पास। सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस जरूर करें। बिजनेस करना एक दिल गुर्दे का काम है इस वक्त के हालात में पाकिस्तान के अंदर। सही। आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको परेशानियां भी आएंगी, दिमागी तौर पे भी आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, सही। पर हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप फिर सुकून से इमिग्रेशन कराएं, किसी बाहर के मुल्क की और बाहर चले जाएं। सही। पाकिस्तान में रहने का फिर कोई इतना बेहतर पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं लॉजिक है। नहीं है फिर रहने की। जी हाँ, रहने की खास तौर पे प्राइवेट जॉब करते हुए पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता। नहीं रहा जा सकता, बहुत सही बात है। अनसर्टेनिटी मौजूद है। या आपको शदीद लेवल का खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर कुछ करना सर, पड़ेगा। इंतहाई शदीद लेवल की, इंतहाई हाँ, शदीद, सही कह जितनी रहे हैं। हमारी महंगाई है, तो ये कितना कर काफी लेंगे हम। ज्यादा खपना सही पड़ेगा। बात। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बड़ी लगा आपसे मेहरबानी। मिलकर, बड़ी मेहरबानी, आपने इतना कीमती वक्त में से टाइम दिया। और मुझे पता है इस वक्त में आपने जाना होता है अपनी आउटलेट्स पे, तो बहुत शुक्रिया सर। और मुझे उम्मीद है बड़ी कि नेक्स्ट टाइम कभी आपको हम जहमत देंगे तो आप हमें जो है वो इंशाल्लाह सर, ममनूनियत का मौका जरूर देंगे इंशाल्लाह। जरूर सर, तो सर इंशाल्लाह बहुत सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।